हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपके 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। उन सब दोस्तों को बता देना चाहते हैं जो हमारी जरूरत को ललकार रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खबरदार रह जाओ, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। अगर सिर्फ आप सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती। हेलो एंड गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम अलीना शिगरी। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब का बयान और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल तमाम अरकान पार्लियामेंट और या हमारे वज़ीर आज़म हो, सब की तरफ से बड़े ही मज़म्मती बयानात सामने आ रहे हैं कि और शदीद मज़म्मत की है ज़रदारी साहब के इस स्पीच को। और आज हम इसी पे बात करेंगे। सीएम सिंध सैयद कायम अली शाह साहब ने भी डीजी रेंजर्स को ख़त लिख दिया है और उसमें कहा गया है कि भाई रेंजर्स जो हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्स है हमारी, वो अपने डोमेन से एक्सीड कर रही है, अपने मैंडेट से एक्सीड करती हुई नज़र आ रही है, अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिट्स क्रॉस करती हुई नज़र आ रही है। और साथ साथ उसके नोटिफिकेशन भी जो डिटेल करता है कि रेंजर्स के डोमेन में क्या क्या काम आते हैं, वो भी अटैच किया गया है इस खत से। और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रेड है उसके बाद से तमाम चीज़ें हमें बहुत शिद्दत पकड़ती हुई नज़र आ रही हैं। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग हमारे जर्नलिस्ट का पैनल है। मैं इंट्रोड्यूस कराती चलूँ। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और मारूफ एंकर पर्सन है ARY न्यूज़ के जनाब रऊफ क्लासरा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहीन सबाई साहब ने फ्रॉम US। अस्सलाम वालेकुम सबाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सबाई साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन कॉल। और हमें साथ साथ आपके ज्वाइन कर रहे हैं सलीम बुखारी साहब भी, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन करा। आई स्टार्ट ऑफ विद यू सबाई साहब। आपने भी अपना कॉलम लिखा जिसमें आपने तमाम चीज़ें जो कल हमने एक जो स्पीच देखी है जरदारी साहब की और जिस तरह से तनकीद किया गया है इदारों पे, सबाई साहब, ऑब्वियसली एक जो जनरल परसेप्शन होता है और जो अवाम की खिदमत की बात करते हैं तमाम सियासतदान, जो अवाम को इदारों की पासदारी का दर्ज देते हैं, इदारों की जो है वो उसको फॉलो करने का दर्ज देते हैं, वो खुद क्यों इदारों पर इतनी बदएतमादी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बात तो बड़ी सिंपल है कि जरदारी साहब ने अचानक एक जो ये आउटबर्स्ट, इसको कहना चाहिए कि वो अपने आप पर शायद काबू नहीं रख सके। वैसे तो वो कहते ही हैं लोग और वो बड़ा पोज भी करते हैं कि बड़े वो कूल हैं और वो बहुत डीप आदमी है, लेकिन ये जो उन्होंने एक आउटबर्स्ट की है उसको किसी ने अभी तक ना अप्रिशिएट किया। उनकी अपनी पार्टी ने ना, बाहर की पॉलिटिकल जो लीडरशिप ने, ना मिलिट्री ने, ना मीडिया ने। तो ये और खुद मेरा ख्याल है अब उनको भी एहसास हो रहा है कि शायद उनसे गलती हो गई है, तो कुछ वो बैक ट्रैकिंग के मूड में है। मेरा ख्याल है जो प्रेशर बिल्ड हुआ है कराची में, जो रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किए, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये एक एलिमेंट है जो शायद हाईलाइट ज्यादा नहीं हो रहा। जितना ऑपरेशन कराची में हो रहा है, ये जितनी करप्शन की बातें हो रही है, चाइना कटिंग और माफियाज और भत्ताज, इसमें एक एलिमेंट ये ऐड हुआ है कि ये सारा का सारा पैसा, कुछ पैसा टेररिज्म में भी जा रहा है। यानी ये इसका कमाया हुआ पैसा टेररिज्म को फीड कर रहा है। अगर ये बात इस्टेब्लिश करती है रेंजर्स और आर्मी के जी ये किस तरह ये फीड हो रहा है, तो फिर ये पूरा का पूरा जो दायरा है उनका, ये सारा उनके ये बिल्कुल उनके नेटवर्क में आ जाता है और ये हर एक चीज में फिर वो हाथ डाल सकते हैं कि जी अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो वो पैसा टेररिज्म में जा रहा है तो वो फिर उसको पकड़ेंगे और पकड़ना चाहिए उनको। तो ये एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड उनके लिए अब खुल गया है। और अब देखिए, अभी कन्फ्रंटेशन उन्होंने शुरू किया है। अब ये
किस तरीके से कहाँ ले जाते हैं, इसको आपने आगे बट किया। भाई साहब, जहां पर टेररिज्म, जहां पर बत्ताखोरी पर जब रेंजर्स एक्शन ले रही है तब रेंजर्स बिल्कुल सही नजर आती है। जहां पर करप्शन, जहां पर लैंड माफिया, जहां पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का रेड होता है, तब रेंजर्स इख्तियारात तजावुज करते हुए नजर क्यों आते हैं? नहीं, ये तो देखिए क्लेम्स है ना, ये सिंध गवर्नमेंट ने आज क्लेम किया है कि जी वो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहे हैं। रेंजर्स कहते हैं कि जी यही पैसा टेररिज्म को फीड कर रहा है, तो अगर वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर तो उनके अख्तियार में आ जाता है ये मसला। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पैसा कहीं से भी आ रहा है वो उसकी सोर्स को तो रोकेंगे हो जाके। अच्छा, आई विल डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टुवर्ड्स रऊफ क्लासरा साहब। सिपाही साहब, आई वुड वांट कि आप हमें मजीद भी थोड़ा टाइम दें। क्लासरा साहब, जिस तरह शाहीन सिपाही साहब ने भी हाईलाइट किया ये तमाम चीजें कि टेररिज्म को फीड करता हुआ ये पैसा नजर आता है, अगर जो इख्तियारात रेंजर्स के डोमेन में थे, अब उनको क्यों सिखाया जा रहा है कि उनके इख्तियारात वो तजावुज कर रहे हैं, और उनके इख्तियारात हैं क्या बेसिकली? जैसे वो शाहीन साहब ने कहा है कि जो मैं उसको सिंपल लफ्ज़ में मैं समझाऊँ, अपनी मर्ज़ी से आप जंग को शुरू कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्ज़ी से आप ख़त्म नहीं कर सकते। जरदारी साहब ने भी नहीं सोचा था, मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के भी शायद जहन में नहीं होगा ना, उन्होंने जब एपेक्स कमेटी बनाई थी कि रेंजर्स या आर्मी चीफ या कोर कमांडर जो हैं तो ये किस हद तक जा सकते हैं और जाएंगे। तो ये तो पावर जिन्होंने खुद उनको दी थी कि आप यहाँ पे आएँ और ऑपरेट करें, और बड़े ताने भी मिलते थे रेंजर्स को, अगर जो आपको अभी भी मिलते हैं कि रेंजर्स 20-25 साल से क्या रिजल्ट निकला है। जब रेंजर से बात होती थी, कई दफ़ा उनकी कमेटीज़ की या मीटिंग्स में आए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दिया सेनेटर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को, हम भी वहाँ पे बैठे थे मीडिया के लोग, तो उनसे जब ये बात की जाती थी तो वो ये कहते थे हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल दबाव आता है, हम किसी पार्टी के बंदे को उठाएं तो आप वहाँ पे जलसे जुलूस शुरू कर देते हैं, आप बयान शुरू कर देते हैं, आप हमारे ऊपर दबाव देते हैं, हम दूसरी पार्टी को उठाएं तो वो जाके वहाँ पे या पार्लियामेंट में बैकाट कर लेती है या प्रेस क्लब के बाहर पहुंच जाती है कराची के, या वहाँ कराची में हड़ताल हो जाती है और हमारे ऊपर दबाव आ जाता है कि देखनी कराची को पैरालाइज कर दिया है इसने या रेंजर्स ने कर दिया है। सो जब तक हमारे ऊपर से दबाव आप ख़त्म नहीं करेंगे कि ये फलां पार्टी का बंदा इसको छोड़ दें, ये फलां का इसके साथ हमारा एक अपना अलाइंस है, इसको कुछ नहीं कहना, तो हम डिलीवर नहीं कर सकते। ये बातें सारी मैंने रेंजर्स की कमेटी मीटिंग में सुनी हुई हैं। अब जो उन्होंने एक नया काम किया है, उन्होंने ये कहा जी पावर्स आप हमें दे रहे हैं, हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि हम कराची ठीक करके देंगे। और खुद ये जो जनरल रिजवान है इस वक्त DGIS, इन्होंने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स में, जिसके ये सरबराह जो हैं ये हैं अफरत सियाब खटक साहब थे, उसमें मुझे याद है मुशाहिद हुसैन साहब भी थे, उसमें रज़ा रब्बानी साहब ने भी थे, बाबर साहब भी थे। उन्होंने इनके सामने कहा था कि आपकी पार्टीज़ में या गैंगस्टर बैठे हुए हैं, और मुझे याद है फ़रोग नसीम साहब भी थे वहाँ पे MQM के, उन्होंने कहा आप लोगों की पार्टीज़ में क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। इस पर रज़ा रब्बानी साहब ने थोड़ा सा एजिटेट किया था कि जी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप मुझे कहेंगे मैं सबूत देने को तैयार हूँ। ये मैं आपको 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि ये मामला वहाँ से बिगड़ना शुरू हो चुका था। या तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास 2 चांसेस है जो कराची को रूल कर रही हैं कि जब उनको वहाँ बताया जा रहा था, ये अक्लमंदी का तकाजा था, समझदारी का था, रेंजर्स को कहते जी कि जनाब आप हमें पूरी एक यहाँ ब्रीफिंग दें, आइडेंटिफाई करें कि हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं जो क्रिमिनल हैं, जो गैंगस्टर बन चुके हैं, आप उनको पकड़ें। इन्होंने उस टाइम को अवेल नहीं किया। अब कराची को इस तरह नहीं चलते रहने दिया था जिस तरह वो चला रहे। 8 साल हो गए हैं, 8 साल सिर्फ पीपल्स पार्टी के हैं। इससे पहले चले जाएं जो MQM आज मजलूम बनती है ना, ये तो 2001 से पावर में है, जनरल मुशर्रफ के साथ पावर शेयर कर रहे हैं। सो MQM है, पीपल्स पार्टी है, एक ही यहाँ पे 13 साल की पावर है, अनइंटरप्टेड रूल के है, कराची में है इनका MQM का है, उसके बाद 8 साल से पीपल्स पार्टी का है। अब ये अगर हमें कहते हैं 13 साल बाद कि जनाब के हमसे कराची जो है ये आके रेंजर्स जाती कर रही है, रेंजर्स इसको आके करप्ट एलिमेंट को पकड़िए, तो इस तरह चीजें नहीं चल सकनी थी। ठीक है, एक ना कहीं जो इन्होंने वैक्यूम आके पैदा किया था पॉलिटिकल फोर्सेस ने या इनकी पुलिस ने, वो करप्ट पुलिस थी, वो ये पोलिटिसाइज पुलिस थी, व्हाटएवर, उसको किसी ने आके वैक्यूम को फिल करना था, वो रेंजर्स कर रही है। ठीक है, और जो बात अब की जा रही है, मैं ये बुखारी साहब की तरफ चलूंगी। सलीम बुखारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन करा। सलीम बुखारी साहब, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि DG रेंजर्स की जो ब्रीफिंग थी और जो इंकशाफात सामने आए, जो 230 अरब रुपए के करप्शन जो चीजें सामने आती हैं, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब को इतनी जो ऐसी स्पीच दी उन्होंने दुआदार कल, जिसके बाद आज इतनी मजम्मत की जा रही है उसकी, तमाम अरकान पार्लियामेंट हो या नवाज शरीफ साहब हो, तमाम लोग उसकी मजम्मत कर रहे थे, क्या वजह बनी जरदारी साहब को ये स्पीच करने की? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप जरा थोड़ा सा पीछे जाएं।
تو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے وہاں بیٹھ کے ہیئرنگ کی تھی اور جو آبزرویشن انہوں نے دی تھی ان کو ذرا تھوڑا سا ریکال کر لیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی میں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ مافیاز ہیں، ان سب کے ملیٹنٹ ونگز ہیں جن کو ختم کیے بغیر کراچی میں امن نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیے چودھری نثار کی پریس کانفرنس پر، اس نے یہ کہا تھا کہ جب وہاں صحیح ایکشن ہوگا تو چیخیں نکلیں گی۔ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ کراچی کے امن کا معاملہ ہے تو اس میں اسٹیک ہولڈر کو ضرورت تو تھوڑی سی پڑے گی۔ اب ہم نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کی چیخیں تو سارے سن چکے ہیں، اب پیپلز پارٹی کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان قریب اے این پی کی نکلنے والی ہیں، پھر اس کے بعد سنی تحریک کی نکلیں گی، پھر اس کے بعد مجلس وحدت المسلمین کی نکلیں گی۔ اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کراچی کو ہاسٹیج کیے ہوئے ہیں۔ باہر کیا ہاتھ آل رائٹ، لیکن اس کے کیریئر تو سارے انہی میں موجود ہیں جو کرائے کے قاتلوں کی طرف سے ہر کارروائی کے لیے وہ میسر ہیں۔ تو میرے خیال سے اس صورتحال کو اگر ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا آبجیکٹو جو ہے وہ گریٹر گڈ ہے، امن ہے کراچی کا، اور چیخیں نکلتی ہیں تو نکلتی رہے، ورنہ تو یہ معاملہ کبھی زندگی پر حل ہوگا ہی نہیں اور کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہی حال بلوچستان کا ہے۔ تو جو لوکل ان کے پروردہ ہیں، جو ان کے ہاربر کر رہے ہیں جو ان تمام قوتوں کو، ان کو تکلیف پہنچنی بھی چاہیے اور پہنچ رہی ہے، اور یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اچھا بٹ بخاری صاحب، آج نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب سے ملاقات کرنے سے انکار کیوں کر دیا آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو زبان نواز شریف صاحب کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے بارے میں پہلے سے اختیار کر رکھی ہے، وہ زبان بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ اپنی بیڈ گورننس کو چھپانے کے لیے وہ دوسروں میں کیڑے تلاش کرنے کا عمل جو ہے، اس سے آپ کا سارا رانگ رائٹ نہیں ہو جاتا۔ تو میرے خیال سے انہوں نے اس لیے ٹھیک کیا ہے کہ پاکستان آرمی، جس کے بارے میں آج ہر پاکستانی دل میں ایک قدر، ایک احترام کا رشتہ ہے، اس لیے کہ جو جنگ وہ لڑ رہے ہیں فاٹا میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں، اس کی وجہ سے آرمی نے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ بحال بھی کیا ہے، اپنی عزت میں اضافہ کیا ہے۔ ان کو جو ننگی گالی دینے کی کوشش کی ہے زرداری صاحب نے، اس کے نتیجے میں ملک کے پرائم منسٹر کو یقیناً ان سے نہیں ملنا چاہیے۔ اچھا، سبائی صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی اسی چیز کو لے کے۔ سبائی صاحب، زرداری صاحب جب یہ تھریٹس دیتے ہیں کہ خیبر سے لے کر کراچی تک ملک بند کر دیا جائے گا، آپ نے اپنے کالم میں اس چیز کو ایک وشفل تھنکنگ، اور کلاسرا صاحب نے بھی اپنے کالم میں یہ مینشن ضرور کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمزوریاں پنجاب اور پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا اور اس کے بعد سندھ میں بھی اب ان کو شاید اسی چیز کا اندازہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک بظاہر ایک تھریٹ یا لفظوں کی حد تک ہی محدود ہے؟ جی آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی بالکل سبائی صاحب، جی Can you please repeat the question? میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ زرداری صاحب جو تھریٹ دیتے ہیں کہ پاکستان، پورا پاکستان بند کر دیں گے خیبر سے لے کر کراچی تک، تو آپ نے اس کو وشفل تھنکنگ کہا ہے، اس پر میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں آپ کے۔ جی میں نے یہ اس لیے لکھا ہے کہ دیکھیے ابھی پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہمارے سامنے ہے۔ پنجاب میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بالکل آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو چکی، وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہیں۔ گلگت میں، ادھر ادھر سندھ میں، کراچی میں بھی ان کا حال برا ہے۔ تو وہ کہاں سے، کس طریقے سے وہ پورے پاکستان کو، فاٹا میں وہ کیا کریں گے، کس طریقے سے بند کریں گے؟ مطلب یہ ایک ان کی ایک بڑک کہہ لیجئے یا بوس کہہ لیجئے یا وشفل تھنکنگ ہی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ سندھ میں ہو سکتا ہے کچھ علاقوں کو وہ، کچھ سڑکوں کو وہ روک دے، لیکن اس کو پھر کاؤنٹر بھی کیا جائے گا، ظاہر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کلاسرا صاحب، میں یہی بات کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی بھی اتنی عوامی طاقت کیا موجود ہے جس کی بیسس پہ زرداری صاحب کو لگ رہا ہے کہ ان کے کنٹرول میں ابھی بھی پورا ملک؟ دو تین چیزیں ہوتی ہیں عوامی یہ طاقت کو آپ انالائز کرتے ہیں کہ کس کے پاس کیا ہے۔ ابھی اب ریسنٹ آپ الیکشن دیکھ لیں جو ملک میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں یا اس کے بعد بلدیاتی کہیں پہ ہوئے ہیں یا وہاں پہ آپ اس میں دیکھیں گلگت میں جو الیکشنز ہوئے ہیں، یہ کوئی ایک سیٹ بتا دیں کہ جو آپ کے بائی پولز ہوئے ہیں یہاں پہ 2 سال ہوئے ہیں، ایک سیٹ کو پیپلز پارٹی جیتی ہو یا انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے ہو کیوں انہوں نے کیوں،
मार्च में एक आध के कोई एक आध बता दें। ये मुल्तान में इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद हमने राजनपुर में देखे हैं, हमने यहाँ दूसरे इलाकों में देखे हैं, पिशावर में देखे हैं, इवन कराची में हमने देखा जिस तरीके से वहाँ पे आप देख ले पीटीआई और एमक्यूएम का मुकाबला था। इनको अपनी पोजीशन का अंदाजा हो। सो ये तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, ये हम अपनी ख्वाहिश को खबर नहीं बना रहे ना कि हमारा ये, मैं सिर्फ आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ कि आवाम में आपकी पॉपुलैरिटी कितनी रह जाती है। आपने गिलगित में हालांकि सूबा अलहदा बनाया, उनको असम्बली दिया, आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने सरायकी सूबा नहीं बनाया, लेकिन आपने आपको बैर फेंक दिया, आपके वजीर आला अपनी सीट हार गए। अभी आप उनके इलेक्शन देख लें, यहाँ पे बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, आप इसमें देख लें, पेशावर में देखें, केपी में हुए, उनकी परफॉर्मेंस देख लें। अभी आप पंजाब आने वाला है, ये तो कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। और जो शाहीन साहब बात कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो काम करेंगे वो कहते हैं रेंट ए क्राउड टाइप, वो आप वहाँ सिंध में ले आएंगे। ये जो 20 नए अरबपति पैदा किए हैं जरदारी साहब ने अपने दौरे हुकूमत में, उनमें से देखेंगे कितने सड़क बंद करवाने आते हैं। मसलन डॉक्टर आसिम हुसैन, अब मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ कि जिस दिन जरदारी साहब कॉल देंगे तो पूरे उसकी सड़क जो बंद करवाएंगे, सबसे बड़ा जो जुलूस लेके आएंगे वो डॉक्टर आसिम हुसैन आएंगे। उसके बाद उनके सबसे बड़े दोस्त हैं डॉक्टर कयूम सोमरो साहब हैं, आजकल सेनेट में, नाम ले रहा हूँ 2-4, ये सबसे बड़ा जुलूस लेके जाएंगे, ये बंद करवाएंगे। और बड़ी लंबी लिस्ट है इस हवाले से। मुझे ये बता दें, ये जो नए इनके दोस्त हैं, नए कैंपेनियन है पॉलिटिकल, उनको लेके आए, उनमें से कोई इस काबिल है कि वो रेंजर के सामने खड़ा हो सके और जाले की तरह वो गोली खाने को तैयार हो? ये चोरी खाने वाले मजनू हैं। जो इतने बयानात, इतने हॉट किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही होती है फरोजुल्लाह बाबर साहब की जानिब से, रजा रब्बानी साहब की जानिब से, ये वो लोग हैं, बाबर साहब या रब्बानी साहब जो सेनेटर्स हैं, ये आवाम से लड़ के इलेक्शन नहीं है, किसी ने नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। पर सेनेट में तो पीपल्स पार्टी को अपनी पोजीशन नजर आती है। नहीं, पोजीशन में देखे कितनी सपोर्ट कौन कर रहा है वहां से ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, रजा रब्बानी साहब को अब समझ आ गई होगी कि उनको सेनेट चेयरमैन क्यों लगाया गया है, कि अब जब फौज से लड़ाई करनी है, जब एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर आ गई है, उसके लिए नई अब उन्होंने अलाइनमेंट की है, नए लोग सामने ला रहे हैं। अब जरा वो सेनेट में देखें कौन कौन बात कर रहे हैं, हालांकि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में है ना वहां पे, बात सिर्फ 2-3 लोग कर रहे हैं। अब रजा रब्बानी साहब को फ्रंट पे किया है, अब उनका इस्तेमाल जरूरी हो गया है। ऐसे ही ये पिछले दिनों में कॉलम पढ़ा था बाबर अवान साहब का कि बाबर अवान साहब को भी 4 साल बाद ये टेलीफोन कॉल चली गई जरदारी साहब की कि अहम जी मुलाकात करते हैं, उनकी जरूरत पड़ गई है। ऐसे फरातुल्लाह बाबर साहब अब बिल्कुल यकदम उनको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है, इन्होंने करप्शन कल से शुरू की है, इन्होंने परसों से यहाँ पे भत्ते लेने शुरू किए हैं, इन्होंने जमीनों पे कब्जे किए हैं, इन्होंने कमर्शियल एरियाज लेने शुरू किए हैं, और बाकी तो कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया था। जब यही बाबर साहब जो हैं, इनके सैकड़ों प्रेस रिलीज पड़ी है, हमारे सदर से ये रिलीज करते थे कि पाकिस्तान आर्मी कितना अच्छा इदारा है। तो ये करप्शन अगर आर्मी में आई है, जो कि है, तो ये आज की कहानी तो नहीं है। जब आप 5 साल बैठे थे, आपने एनएलसी पे क्यों नहीं उन 4 जनरलों को अंदर किया? इनके पास 5 साल थे, आप उनको अंदर करते, तो इनको करना चाहिए। अगली बात, आपकी यहाँ पे जब उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ISI असगर खान केस पे आप कमीशन बनाएं और प्रोसिक्यूट बनाएं, या आपको याद होगा अरसलान इफ्तिखार वाला केस आया था कि आप इनको बैठे और इन पे कमीशन बनाएं, तो ये उस वक्त एक्शन लेते, ये उनको अंदर करते। सो आपने खुद तो अपने दौर में जनरल कियानी के साथ, बाकियों के साथ एक NRO डील करके रखी है। अब आप कहते हैं कि हमें छेड़ेंगे तो फिर आप लड़ेंगे। अगर लड़ाई का टाइम है ना, मैं अनिला शर्तिया कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, शायद जरदारी साहब खुद भी बाहर ना निकले, लीव अलोन के इनका वर्कर आएगा। अच्छा, मैं चाहूंगी इस बात को आप जरूर कंटिन्यू करें। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू वाचिंग द अदर साइड। हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं रऊफ क्लासा साहब, और हमें टेलीफोन कॉल पे ज्वाइन किया हुआ है शाहीन सबाई साहब। रऊफ क्लासा साहब, हम ब्रेक से पहले जिस तरह बात कर रहे थे, मुझे एक बात बताएं, CM सिंध ने जो अभी खत लिखा है DG रेंजर्स को आज ही, और जो उनको लिमिट्स क्रॉस करने की बातें की जा रही हैं कि आप अपने डोमेन में रह के काम करें, ये इस जरदारी साहब की स्पीच से पहले क्यों नहीं किया गया? मुझे ये लगता है जरदारी साहब ने जो कल तकरीर की है, मेरे को ज़रा भी कह रहे हैं, इसमें पार्टी के लोगों के लिए भी बहुत सारा इसमें हैरान कुन मटीरियल था। उन्हें भी नहीं पता था कि जरदारी साहब ये तकरीर करना चाह रहे हैं। अगर होती तो शायद कुछ उनको 2-4 लोग उनको समझाते। यही वजह है कि आज पीपल्स पार्टी की वेबसाइट जो है, उन्होंने एक तरह का उनको डिसोन किया, उनके बयान को, स्टेटमेंट को, कि ये जरदारी साहब की ज़ाती ओपिनियन, चेयरपर्सन की कभी ज़ाती ओपिनियन नहीं हो सकती। होती तो कल कह देते ये मेरी ज़ाती ओपिनियन है, पार्टी का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो मुझे ये पता चला कि इस बयान से ये प्राइम मिनिस्टर साबिक जो 2 हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ साहब भी खुश नहीं हैं कि जिस तरह का बम्बार्डमेंट की गई है। क्योंकि एक चीज़ जहन में रखें, पाकिस्तानी मिजाज, जिस दिन ये पता चल जाए वर्कर्स को कि हमारी लड़ाई शुरू होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये तो पावर में नहीं आने देंगे आप।
वो फिर वो पीछे हट जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है 2-4 दफ़ा। 1990 में जब ये बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को डिसमिस किया गया था, जनरल बेग साहब थे, करप्शन चार्जेस लगाए, तो उनका वर्कर बाहर ही नहीं निकला। उन्होंने कहा जी हमने पीपल्स पार्टी को वोट डाला भी सही, तो भी तो जनरल बेग ने इनको वापस नहीं आने देना, घर से नहीं, ये इलेक्शन हार गया। ऐसे 96 में जब इनकी हुकूमत डिसॉल्व की गई थी, उस वक्त भी यही समझा गया था कि जनरल जहांगीर करामत बैठे हैं और उसके साथ फरूक लगारी बैठे हुए हैं, तो ये हमें नहीं आने देंगे। पीपल्स पार्टी का वर्कर बाहर नहीं आया। ये उस वक्त पीपल्स पार्टी का वर्कर बाहर निकला है 2008 के इलेक्शन में, जब ये एनआरओ डील हो गई थी, साइन हो गए थे, अरेंजमेंट्स हो गए थे। उसको पता चल गया कि हमारी लीडरशिप ने अमेरिकन के साथ मिल के, ये कुंडलीजा रईस ने पूरा किताब में चैप्टर लिखा है कि हमने कैसे डील करवाई थी इनकी, मुशर्रफ की और बेनजीर भुट्टो साहबा की। जब पीपल्स पार्टी के वर्कर को एहसास हो गया कि अब हमारे बड़ों ने बिल्कुल आर्मी के साथ, मुशर्रफ के साथ और अमेरिकन के साथ मिलकर एक डील कर ली, अब बीबी पावर में आ रही है, तो वो वोट डालने घर निकला है। वो खैर बीबी की शहादत की वजह से मिला। मसूफ ने, अब देख लें, ये आपका इलेक्शन आया 2013 का, उन्हें पता चल गया था कि हम अनपॉपुलर हैं, हमें वोट नहीं पड़ने वाला, इमरान का रईस है। अच्छा, ये पता है किस पे कैलकुलेशन करके बैठे थे जरदारी साहब? ये इसी पे बैठे रहे। आप किसी दिन शुक्र इमाम से बात करें, वो बड़ी इंटेलिजेंट वो जो लॉ मेकर थी, उन्होंने भी एक दफ़ा मुझसे बात हुई तो हंसते हुए मैंने भी इसी तरह का थीसिस बेचने की कोशिश की मंजन, कि मैं कि इमरान खान वोट काटेगा यहाँ से, ये सेंटर पंजाब से, ये सराइकी इलाकों से सीटें ले लेंगे, बस सिंध से ले लेंगे। तो मुझे याद है, उससे शुक्रा ने कहा था, उसने कहा ये दानिशवारी जो आप फरमा रहे हैं ना, इसी तरह की दानिशवारी मैंने ऐवान सदर में भी देखी है, वहाँ भी दानिशवारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये शुक्र इमाम के अल्फाज हैं। अच्छा। बड़े बुरे तरीके से पीपल्स पार्टी हारेगी। हम लोग डिपेंड करके बैठे इमरान खान पे, इमरान खान साहब हमें नहीं जितवा सकेंगे। और वही कुछ हुआ कि मसूफ ने अभी तक कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं लड़ा। सो जब ये कॉल देंगे, अपने वर्कर को ये मैसेज भेज दिया जी मेरी जनरल रहील से लड़ाई होगी है, मेरी कोर कमांडर से लड़ाई होगी है, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के वर्कर को ये पता चल चुका है, ना ये बेनजीर भुट्टो हैं, ना ये जुल्फकार अली भुट्टो हैं। वो कोशिश करेगा कि मार खाने के लिए हम, जब माल बनाना था तो और लोग थे वो जिनका नाम वो लेता है, जुल्फकार मिर्जा लेता है, लेकिन मार खाने के लिए तो हमें जियालों को कहा जा रहा है। जियाले भी इन्हीं की तरह हो चुके हैं जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने हेड हो चुके हैं। सो मुझे नहीं लगता जो शहीन साहब बात कह रहे हैं, जरदारी साहब को जल्द या बदेर इस पे इन्हें मेरा ख्याल अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। इनकी अपनी पार्टी के अंदर से बड़ा जोर आना शुरू हो गया कि हजूर हम यहाँ पर, और अगर वो कर दिया है, मतलब उनके पर्सनल स्टांस करार दे दिया गया उनकी पार्टी के वर्कर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली मतलब देयर समथिंग कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं पार्टी वर्कर्स भी। ये जो पीपी रेंजर्स की टसल हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रेड को लेकर नजर आ रही है, आर यू सीइंग होल न्यू डायमेंशन? ये जो रियल एस्टेट वाला डायमेंशन है वो नजर आ रहा है। अलीना, ये सबको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि अच्छा नहीं लगता उस पर, ये कि वहाँ पे कौन भत्ता ले रहा है, ये पैसे कौन वहाँ पे इकट्ठे कर रहा है, किसकी हुकूमत है, किसका वहाँ पे हुक्म चलता है, कौन अद्दी हैं जिनका बार बार चलता है, और ऐसे ऐसे नाम सामने आते हैं कि बंदा हैरान रह जाए। ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, जुल्फकार मिर्जा बड़ा वो कुछ भी हो, उस पर भी हमने बातें की हैं, उन पर भी इश्यूज होंगे। तो जुल्फकार मिर्जा के बयानात को सीरियसली लेना मैं तो लेता हूँ भाई, वो कोई आम आदमी है, वो वजीर दाखिला रहा है, और उसको वजीर दाखिला आप और मैंने बनाया था, इसी जरदारी साहब ने बनाया था। उनकी मिसेज जो है डॉक्टर फमीदा मिर्जा जो हैं वो स्पीकर रही हैं आपकी 5 साल, उनका बेटा भी आपकी पार्टी का वहाँ पे एमपी है। ये आप लोगों ने उनको वेट दिया हुआ है, वो आपके अंदर रहे हैं, वजीर दाखिला से बेहतर कोई नहीं जानता। सो जुल्फकार मिर्जा ने जब बैठ के सारे सीक्रेट्स खोले हैं, आपको उनको सीरियस लेना पड़ेगा। ये जितना बस्ट इन्होंने किया है ना, कल इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे किया है या आर्मी पे किया है, रेंजर्स पे किया है, इस तरह का अटैक इन्होंने जुल्फकार मिर्जा पे क्यों नहीं किया? ये करते वो काउंटर करता, जरा ज़हन में रखिएगा। सो मिर्जा साहब ने कोई एक, और मिर्जा साहब बार बार कहते रहे कि मेरे पास सबूत हैं, मुझे लेके जाएं किसी अदालत में, तो जरदारी साहब एक अदा तकरीर मिर्जा साहब के खिलाफ करके दिखा नहीं करेंगे, क्योंकि मिर्जा साहब ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं और मैं आप लोगों को मजीद एम्बेरस कर सकता हूँ। मेरा ये ख्याल है, जो गुस्सा है, जो शहीन साहब कह रहे थे कि ये कूल आदमी, बिल्कुल जरदारी साहब का ये इमेज था कि इन्हें कुछ भी कह लें मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जुल्फकार मिर्जा वही ना, इदारों को तसादुम की तरफ नहीं लेके जाते थे हमेशा, चाहे वो मेमो गेट स्कैंडल हो या तमाम चीजें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एक होती थी और उसके बाद चीजें मेरा ख्याल है जो धचका लगा है ना सबको, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को, वो जनरल रहील की अपॉइंटमेंट है कि अब आपके अरेंजमेंट चल रहे थे। पीपल्स पार्टी एक अरेंजमेंट के तहत चल रही थी 2007 से लेके, जब वहाँ पे एनआरओ पे साइन हुए थे लंदन में, मैं उन्हीं दिनों मैं वहीं पे रिपोर्टिंग कर रहा था उसके द न्यूज़ और जंग के लिए, हमारे सामने चीज़ें हुई हैं। जनरल कियानी साहब उस वक्त आपके DGIS ही थे, ये मसूफ वहाँ तशरीफ़ ले गए थे एज ए ग्रंटर, फिर वो आर्मी चीफ बने
इन अरेंजमेंट्स को आगे लेके चलने में कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा यहाँ वज़ीर आज़म होंगी, फिर उसके बाद यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब यहाँ पे वो बनेंगे, सदर बनेंगे, इनकी यहाँ पे हुकूमत होगी, सारी चीज़ें होंगी। वो खैर बेनज़ीर भुट्टो उनके असैसिनेशन होगी। जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने बाकायदा जनरल कियानी के साथ जो कमिटमेंट थी, या जनरल कियानी ने इनके साथ कमिटमेंट की थी ऑन अमेरिकन प्रेशर्स, वो पूरी की है। जनरल कियानी को जो 3 साल मिले थे वो उसी डील का हिस्सा थे कि जब तक जनरल कियानी रहे इनको कोई परेशानी नहीं हुई। ये जहन में रखें, क्योंकि जनरल कियानी साहब जो हैं वो अपने उस पर खुश रहे हैं कि मैं 6 साल आर्मी चीफ रहा हूँ बगैर मार्शल लगे। जनरल मुशर्रफ साहब 7 साल आर्मी चीफ रहे, 8 साल अभी तक केसेस भुगत रहे हैं, बराबर का पीरियड है ना। उससे बेहतर डील तो इन सियासतदानों से उसने की, जनरल कियानी ने की। 6 साल आर्मी चीफ भी रहे, बड़े अच्छे भी बन के रहे, कोई केस भी नहीं उन पर। अब जनरल मुशर्रफ देखें, उन पर बगावत के भी पर्चे हैं, उन पर फलाने भी पर्चे हैं, ये भी पर्चे हैं, वो भी 8 साल आर्मी चीफ रहे। सो उनका जाना जो है, इट वॉज ए बैड न्यूज़ फॉर आसिफ अली जरदारी साहब, बैड न्यूज़ फॉर इवन पीपल्स पार्टी। And then now he knows कि जनरल राहील is not जनरल कियानी। He is not। और मुझे जो खबरें आ रही हैं, जो जनरल राहील पे ये दबाव बढ़ रहा है कि अब आप अपने ही घर से काम शुरू करें। जो 7-8 जर्नलों की ये करप्शन की ये फाइलें पड़ी हुई हैं, जो माजी के जर्नल्स हैं, आप उन पर एक्शन लें। और वहाँ पे बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अगले कुछ दिनों में आपको आर्मी के जो एक्स जो ऑफिसर्स हैं, जिन पे केसेस हैं, उन पे भी बहुत सारी प्रोसीडिंग होती नजर आएगी। सो ये सारे अपसेट हैं, इनको सूट करते हैं स्टेटस को। अब दरमियान में ये जो लोग रेंजर्स आ गई है, उसमें दरमियान में आपकी GHQ आ गया है, जो ये चाहते हैं जी कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम भत्ताखोरी रोकेंगे, हम आपकी यहाँ पे जो पैसा कमाया जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, हमने इसको रोकना है। ये चीज़ें इनको आके सूट नहीं करती। अब अपसेट हो रहे हैं सारे के सारे। सो जनरल राहील जो है वो स्पॉइलर हैं इस पूरी जो कहानी बनाई गई थी 2007-8 में अमेरिकन ने, पीपल्स पार्टी ने और जनरल कियानी ने जो बैठ के एक पूरा एक नया फ्यूचर सेटअप बनाया था। वो 6-7 साल तो चल गया है। आप जनरल राहील या तो NRO इनके साथ नया साइन करें तो फिर तो ठीक है। अच्छा, अगर नया NRO पीपल्स पार्टी को नहीं मिलता तो कल फिर आपने धमकियां सुन ली हैं कि जनरल राहील नया NRO बनाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप वो कैसे दे सकते हैं? अब तो वो उन्हें देना भी नहीं चाहिए और वो कभी देंगे भी नहीं। अच्छा, मैं चलूँ कि रुबीना खालिद, इस वक्त हमें सेनेटर रुबीना खालिद ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी वालेकुम। रुबीना, थैंक यू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रुबीना, साबिक सदर और आपकी पार्टी के शरीक चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब ने जो कल स्पीच की, जिसके बाद आज हम पूरा वक्त टीवी पे यही देखते रहे कि तमाम लोगों की तरफ से मजम्मत उनकी स्पीच की जा रही है। मैं चाहूँगी कि आप बतौर एक पार्टी वर्कर, एक पार्टी मेंबर, मुझे बताएं कि आप लोग की पार्टी के वर्कर्स और मेंबर्स किस तरह से इस चीज़ को टेकअप कर रहे हैं। देखिए, जो पिछले दिनों में जो डेवलपमेंट हुई है उससे तो जाहिर हो रहा है कि इदारे जो हैं हस्ब साबिक की तरह जब अपने जो मैंडेट है उससे तजावज़ करेंगे तो जो भी इस तरह का एक्शन होगा उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। और मेरे ख्याल में हम क्या करने की बजाय, जैसा मेरे भाई अभी कर रहे थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी हमने जो ज़्यादातर अपना मीडिया प्रोग्राम जो है वो स्पेकुलेशन पे जो हैं, फैक्ट और फिगर्स पे कम होते हैं। फैक्ट और फिगर जो ये है, मैटर ऑफ द फैक्ट जो ये है कि हमने रिटेलिएट किया कि रेंजर्स जरूर हमारी अपनी दावत पे आए हैं और हमारी मदद के लिए आए हैं, लेकिन जिस काम के लिए आए हैं उस तक अपने काम को महदूद रखें, अब मैंडेट से ना बढ़े। मैंडेट जो है जो इन चीजों का है वो और इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका काम है, और हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे किसी तरह की भी प्रोब को, किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी को, बट थ्रू प्रॉपर चैनल। ये जो तरीकाकार है इससे हमें एतराज है। बट रुबीना, अगर जो इंकशाफात सामने आए हैं 230 अरब रुपए के एनुअली करप्शन की जो चीजें सामने आई हैं, तो ये बात है ना कि एतजाज एहसन साहब की जो हमने प्रेस के साथ बातचीत की, उस इस स्टेटमेंट के आने के बाद अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया कि ये 230 अरब रुपए का फिगर कहाँ से उठाया गया, और उसमें जो 90 अरब रुपए की वो बात करते हैं ईरानी डीजल की सेल से, तो ईरानी डीजल जो है वो डायरेक्ट सिंध जो है अंदर एक्सपोर्ट नहीं होता, वो चमन के रास्ते आता है पाकिस्तान के अंदर, कोयटा का सूबा जो है वो उसमें से गुजरता है और फिर सिंध में दाखिल होता है। तो इसके बीच में जितने लोग, जितने इदारे, जितने इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, वो भी इसके लिए जवाब होने चाहिए कि किस तरीके से ये स्मगलिंग होती है और कौन कौन इसकी पैटर्नेज करता है। जब बात
खोलती है तो फिर पूरी खोले। बट रुबीना, सिंध में चूंकि आपकी हुकूमत है, हम जी, हम मानते हैं हम कि जानना हमारी चाहेंगे हुकूमत आपसे, है, और लेकिन अवाम भी ये नब्बे सवाल करती है कि जो करप्शन की चीजें सामने आती है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो भत्ताखोरी हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग, चाहे वो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की स्मगलिंग, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन की इलीगल जो हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तमाम चीजें जब सामने आती है तो फिर सवाल तो जाता है पीपल्स पार्टी से कि आपकी हुकूमत वहाँ क्या बिल्कुल कर जी, रही है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हर तरह की अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए जो तरीकाकार है, वो जो इदारे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, FIA है, उसके अलावा जो है नैब है, आपकी रेंजर्स का ना ये मैंडेट है, ना रेंजर्स का ये इख्तियार है। ठीक है रुबीना, चले रेंजर्स के आप देखिए, इंकशाफात को आप हम जिस तरह एक अभी तरफ रख देखिए, दें। मेरी बात सुन लें आप। जी, जी। आप जिस तरह अभी ये प्रोग्राम कर रही हैं, यू आर द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हट जाएं, मैंने आपकी जगह बैठ के प्रोग्राम करना है, क्योंकि मुझे ज्यादा समझ है, मैं ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर सकती हूँ, तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ। आप अपने चैनल को रिप्रेजेंट करती हैं, आपका बिल्कुल ये काम है। रुबीना, मैं हम आपकी तो जगह पे रुबीना आपकी हम कुर्सी आपसे को आप रुबीना हटें, मैंने चले हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि रेंजर्स की इंकशाफात को आप एक तरफ रखें, बट जो कराची के हालात हैं और हालात की बेहतरी के लिए फिर आपकी सिंध की हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया है? बिल्कुल किरदार अदा किया जी। ये हमने हमारी दावत पे ही तो रेंजर्स आई है। क्या रेंजर्स खुद इतना खुद मुख्तियार इदारा है कि वो खुद ही आके कराची में, और पिछले 10 साल से भी ये भी कराची के अंदर जो है यहाँ पर है, और हमारी इस वक्त हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है लॉ एंड ऑर्डर में। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाकर देखें तो जो हमारी पुलिस है, जो सिंध की पुलिस है, उसकी शहादतों का नंबर देखें, इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज आल्सो फाइट साइड बाय साइड द रेंजर्स। बट रुबीना, मुझे ये बताएं कि जब तक जब भत्ताखोरी या टेररिज्म को लेके मामलात आते हैं, रेंजर्स को आप लोग ने तमाम काम को सराहा भी है, जहां पर करप्शन की बात होती है फिर इतना कि सीएम साहब जो है उनको उनके डोमेन में रहने की फिर बात बिल्कुल हम करते हैं। सराहते हैं, लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या उनका मैंडेट है? इदारे अपने हद से तजावज करते हैं तो फिर इस तरह के जो कंफ्यूजन है, इस तरह की रिटेलिएशन। अच्छा, बट मुझे लास्ट में ये बता दें एक बार फिर रुबीना, के फौज पर तनकीद जो की गई है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, आप लोग की पार्टी के मेंबर्स और आप खुद इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं आपसे तो ये पहले भी अर्ज कर चुकी हूँ कि हम इसको इस तरह भी शफाफ अकाउंटेबिलिटी, शफाफ तहकीकात का ऊपर हम कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप अपने हकूक जो आप मैंडेट है उससे तजावज करें और ऐसे एक्ट में हिस्सा ले लें जिससे कंट्रोवर्स ज्यादा पैदा हो, और बजाय मसाइल हल की तरफ जाने के आप मजीद मसाइल वापस करें। थैंक यू सो मच रुबीना फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर रुबीना खालिद इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद थी। और जी क्लासरा साहब, तमाम चीज़ें जो नज़र आ रही हैं सिंध में हालात की बेहतरी के लिए, उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत तो बड़ा अपना किरदार भी अदा आपने कर। बड़ा एक अहम सवाल किया जिसका रुबीना साहिबा ने जवाब नहीं दिया। वो कहते हैं कि जी इनको पकड़ें, कोई चोरी कर रहा है, कोई ये मोटरसाइकिल पे बाइक पे किसी से उसका पर्स छीन रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन छीन रहा है, इस पे करें, लेकिन आप मैंडेट से कब तो ये तजावज़ कर रहे हैं उनका। अच्छा, ये एक्सप्लेन नहीं करते कि मैंडेट से कैसे तजावज़ कर रहे हैं, तो फिर हम उस वक्त शोर मचाएंगे अब आप अपनी उस डोमेन से बाहर जा रहे हैं। इनसे पूछें कि आपका किसी का नाम तो उन्होंने दिया नहीं है इस प्रेस रिलीज में, रेंजर्स ने किसी का नहीं कहा। वहाँ पे 10 बिग पॉलिटिकल ये पार्टीज भी हैं, रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं, जैसे उन बुखारी साहब ने नाम भी गिनवाए। आपको कैसे शक पड़ गया कि ये हमारे बारे में है, हमारे वजीरों के बारे में है, हमारे को बहन भाइयों के बारे में है, हमारे से रिलेटेड लोगों के बारे में? आपने ऐसे रिएक्शन क्यों दे दिया? अच्छा, अगली बात, आप यही सवाल आज जो जरदारी साहब ने कल यहाँ पे तकरीर फरमाई है एपेक्स कमेटी में उठाते कि जनाब आपको जरूरत कैसे हुई है, आप हमें नाम दें, हमें सबूत दें, आप इस तरह पब्लिक क्यों कर रहे हैं? एक फोरम बनाया गया है ना, आपने खुद उस फोरम को एग्री किया है। ये एपेक्स कमेटी कोई पाकिस्तान के लोगों ने नहीं बनाई, जो आप कंसर्न इदारे, जरदारी साहब उस एपेक्स कमेटी में बैठते रहे हैं, शरीक होते रहे हैं। कैम अली शाह साहब शरीक हुए हैं उसमें, 2-3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, चौधरी निसार अली खान साहब बैठे हैं उसमें, रेंजर बैठे हैं। आपको पहले अगर आप अच्छे पॉलिटिशियन थे, और हम बिलीव करते हैं आप अच्छे पॉलिटिशियन थे, आपने क्यों इनको अंदर आने दिए? आपकी पुलिस है ना, बड़ी अच्छी पुलिस है, आपने रेंजर्स को, कोर कमांडर को, आपने DGISI को, DG रेंजर्स को, आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपने साथ बिठा के इन फैसलों में आपने क्यों इख्तियार दिया? आपने क्यों उनको कहा है कि आए हमारे साथ पावर शेयर करें? यू इन्वाइटेड देम, हमने तो नहीं कहा ना, पाकिस्तान के अवाम ने कहा ये एपेक्स कमेटीज बनाए, आप तैयार हुए, तो कहीं फिर जाके वो चीज पिंच की है। ये नहीं हो सकती कि वो खेल फिर आपका खेलेंगे। सो पहली फॉल्ट इन्हीं की है जिन्होंने एपेक्स कमेटी पे राजी हुए, अच्छा, उनको अंदर लेके आए,
उन्हीं से फैसले करवाए, उनको साथ बिठाया। जब वो इनसे डिफर किया कि नहीं जी ये फैसले ठीक नहीं है, तब उन्होंने कहा फिर कि जी इन्होंने- अनब्राइडल्ड पावर्स दिए इन्होंने गए फिर गन्ने रेंजर्स को। तोपे उठा लें, फिर कहा जी हम आपकी अब ईंट से ईंट बजाएंगे। एक So ये- ब्रेक की तरफ चलेंगे और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक, यू वाचिंग द अदर साइड। क्लासा साहब, जो आज फरतुल्लाह बाबर साहब ने सवालात उठाए हैं, उस हवाले से मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो उन्होंने कहा कि भाई क्या रेंजर्स को दहशतगर्दी और शेड्यूल में दर्ज दीगर जराइम को रोकने के लिए एंटी टेररिज्म 97 के एक्ट के ज़ेली सेक्शन 4, 1 और 3 के तहत तलब नहीं किया गया था। उन्होंने काफ़ी चीज़ें इस चीज़ में हाईलाइट की कि भाई क्या इमारतों के कवानीन, डिपार्टमेंटल मंसूबों के खिलाफ वर्जी और गवर्नेंस के मसाइल रेंजर्स को दिए जाने वाले शेड्यूल में शामिल हैं। अगेन वही सारी उनकी डोमेन की बातें। क्या रेंजर्स की 15 जून की कार्रवाई उनको दिए गए इख्तियारात से ज़्यादा नहीं, और अगर ऐसा है तो इस हवाले से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? ये जो चीज़ें तमाम हाईलाइट करके इनको बावर कराया जा रहा है कि भाई अपने डोमेन में रह के काम करो, तो किस तरह से ये आगे सिचुएशन हमें जाते हुए नजर आएगी? हम भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सियासतदान अपने डोमेन में काम करें। मतलब जो अवाम है, जो हम टैक्सेस देते हैं, ये टैक्सेस ये नहीं देते। जरदारी साहब ने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, उठा के देख लें इनके गोशवारे। 5 साल इस मुल्क के सदर रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, इसी आर्मी के सुप्रीम कमांडर रहे हैं जिसको कल वो थ्रेट कर रहे थे। दूसरी बात, बाबर साहब से ये बात पूछने वाली है। 8000 बंदा मारा गया है कराची में। मैं आपको बहुत कम फिगर बता रहा हूँ। सैकड़ों डॉक्टर्स की वहाँ टारगेटेड किलिंग की गई है। कोई डॉक्टर महफूज नहीं रहेगा, उनकी फैमिलीज नहीं रहेगी। कौन सा घर है वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ, जिससे फ़ोन नहीं छीना गया या जिसके घर पे कोई लाश नहीं पहुंची? अब लाख कहते रहे, लॉलेसनेस को किस हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं? 8 सालों में आपने 8000 लाशें सिर्फ कराची शहर को दी हैं, और आपकी हुकूमत थी, आपके वजीर दाखिला थे, आपके वजीर आला थे। आप अगर इतने अच्छे थे, जो मैं फिर बात कह रहा हूँ, हम आप पे बिलीव किया था कि चले हमें छोड़ दें। आप पे सिंध के लोगों ने बिलीव किया था कि आप उनकी लाइफ की, उनकी प्रॉपर्टी की, उसकी इज्जत करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे। आपने 8000 लाशें कराची में गिरवाई हैं। आपने क्या किया? आपकी पुलिस ने क्या किया? रेंजर्स को तो जाना ही नहीं चाहिए था, रेंजर्स को तो कराची में होना ही नहीं चाहिए था। ये काम तो आप पुलिस के जरिए करते। अब सिंध के अवाम पे डबल वहां जोपर्डी का उनको सामने है। एक पुलिस की वहां हजारों की आप उनकी तनख्वाहें उन पुलिस वालों की दें कि उनका काम तो ये पुलिसिंग करना है। उनको भी हम तनख्वाहें दे रहे हैं, सिंध वाले हम नहीं दे रहे। चलो सिंध के लोग दे रहे हैं, कराची के लोग दे रहे हैं, सिंध के लोग दे रहे हैं अपने टैक्सेस से। ऊपर से रेंजर्स के खर्चे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और भाई अगर आपकी पुलिस नाकाम हो गई है तो फिर उसको बंद करें। भाई एक साबिक आईजी ने तो साफ इस मसले का यही कहा कि भाई नफरी आप ज्यादा बढ़ा दें, पुलिस की नफरी कम है। नफरी का इशू नहीं है, नफरी का नहीं है, ये कॉम्पिटेंसी का इशू है, मोटिवेशन का इशू है, ये रिक्रूटमेंट का मसला है। आपको पुलिस में किन लोगों को जाना चाहिए? अब या मीडिया में किसको शो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं पे मीडिया हाउसेस के लोग जो है वो बैठ के डिसाइड करते हैं ना। आपने कभी यहाँ पे देखा कि कौन बंदा पुलिस में आ सकता है या नहीं आ सकता? आपने CSS का एक इम्तिहान रखा हुआ है, जो पास कर दे उसको ग्रेडिंग कर लेते हैं, ये DMG में जाएगा, ये फॉरेन ऑफिस जाएगा, ये पुलिस में जाएगा। और भाई दुनिया भर में आप अलहदा पुलिस के लिए उसको इंडक्ट करते हैं, उसके अलहदा टेस्ट होते हैं, उसके एप्टीट्यूड होते हैं कि कौन ये बंदा आकर पुलिस कर सकता है, नहीं। यहाँ जिसके पास सिफारिश है, अब सिफारिश वाले दौर तो खैर वो चले गए हैं, जिसके पास 5 लाख 10 लाख रुपया है वो पैसे दे और जॉब खरीदे। इस तरह की पुलिस लेके आएंगे। और ये जुल्फकार मिर्जा ने, आपको याद होगा, जब MQM आती है वो अपने ही उर्दू बोलने वालों को पुलिस में लाती है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है क्योंकि कराची में हम रहते हैं, लोकल पुलिसिंग होनी चाहिए। जब कोई सिंध से इंटीरियर मिनिस्टर कोई आता है वो सिंधियों को लेके आता है। अब आपकी कराची की पुलिस जो है वो आपकी लिंगुअल ये लाइंस पे, लिंग्विस्टिक और उनके रेशियल ये बुनियादों पे तकसीम है, और दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आपके सामने है। हाँ एब्सोल्युटली। मुझे एक बात बताएं, अब जिस तरह से MQM का भी रिएक्शन नहीं आ रहा है कि भाई रेंजर्स, और उनका हमेशा से एक बात कहने की होती है कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, और उनको लगता था कि जी रेंजर्स का ऑपरेशन सिर्फ एक ही जमात के पीछे है। अभी भी अल्ताफ हुसैन साहब ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि जी दहशतगर्दों की गिरफ्तारियों के आड़ में जो है वो उनके साथ सफकाना सलूक किया जा रहा है। मुझे बताएं MQM ऐसी सिचुएशन में किसका साथ देगी? सिंध गवर्नमेंट का देगी या रेंजर्स का देगी? MQM बड़ी समझदार जमात है। बाज़ मामलात में वो बड़ी गलतियां करते हैं, और पर्टिकुलरली जो मुझे सबसे बड़ा एतराज़ है कि जैसे नवाज शरीफ साहब पे तो खैर तनकीद हुई खासी, उन्हें इस तरह लफ्ज़ कहना भी नहीं चाहिए, मक्खी वाला, लेकिन MQM भी उसी तरीके का ही काम करती है कि छोटे से भी कहीं भी कोई पानी भी गिर जाए ना तो वो भी कहते हैं आज के बाद हड़ताल होगी। कराची के शहरों का जीना आराम कर चुके हैं तमाम। मैं सिर्फ एक का नहीं कह रहा, कोई भत्ताखोरी के जरिए कर रहा है, कोई एजिटेशन के जरिए कर रहा है। और मुझे सम टाइम उन पे तरस आता है कराची के लोगों पे कि उनकी नफ्सियात क्या बन चुकी है कि रोज़ाना धमाके हैं, रोज़ाना टारगेटेड किलिंग हो रही है, रोज़ाना हड़तालें हो रही हैं, बंदे मार रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। कोई उसको क्लीन करने की कोशिश करे तो उसको हिट बैक किया जा रहा है। एक लोगों की मेंटेलिटी है, और मैं उस पर हैरान होता हूँ
کہ نارمل لوگ وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں. MQM جو ہے, جو آپ کا سوال ہے, اس کو ضرورت پڑی یہ آرمی کا ساتھ دے گی. اچھا, الطاف حسین صاحب آپ گوگل کر کے دیکھیں 20 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مارشل لا لگائیں. جو MQM ہے یہ کمفرٹیبل رہی ہے ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جنرل مشرف کے ساتھ بڑا ان کا اچھا ہنی مون رہا, 8 سال تک کوئی پرابلم نہیں ہوا. جنرل کیانی صاحب ہے, ان کے ساتھ بالکل اچھے رہے, کوئی پرابلم نہیں ہوا, کیونکہ پاور میں شیئر ملا ہوا تھا. کیانی صاحب نے اپنا شیئر لیا ہوا تھا, انہوں نے اپنا لیا ہوا تھا. پرابلم کب شروع ہوا ہے؟ یہ ریسنٹ ہے, آپ یہ ذہن میں رکھیں, ریسنٹ ہے. اب ان کو پاور میں لے کے آنا چاہیے تھا. میں ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ ان کو 2-3 منسٹریز ان کو ملنی چاہیے تھیں فیڈرل کیبنٹ میں, اور وہاں پہ بھی ان کو پاور میں ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا. کراچی میں ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایک بڑی پارٹی ہے, شہر کی ہے, ان کا حصہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے وہ ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ ہم جو ہیں فوج ہے, مارشل لا لگائے. یہ ایک دفعہ نہیں کہا, الطاف حسین صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے. ریزن کیا ہے؟ جو فائدے آپ ایک ملٹری گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ بارگین نہیں کرنی پڑتی. جو پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو زیادہ بارگین اور کچھ لینا دینا زیادہ پڑتا ہے. سو الطاف حسین صاحب پہ اپنے بھی کیسز ہیں جو اگین وہ کہا جاتا ہے سیکورٹی ایجنسیز کے ہاتھ میں ہیں, وہاں سے ہیں. ایون کراچی میں جو آپریشن کر رہی ہے وہ بھی رینجرز کر رہی ہے. سو ان کو سوٹ کرے گا اگر آرمی نے ان کو سافٹ کارنر دیا تو MQM جو ہے 1 منٹ نہیں لگائے گی جمپ لے کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سپورٹ کرے گی. اچھا, لیکن جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ جی تمام جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ جو سراسر غیر قانونی ہیں اور اتنی مطلب کنڈیم کیا جا رہا ہوتا ہے تمام ایکٹ کو, وہ پھر ہمیں بظاہر طور پہ ایک صرف لفاظی کے اثر نظر آ رہے ہیں. لفاظ اس لیے کہ جب آپ کسی کو خلاف آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس کی توجہ لینا چاہتے ہیں. میں آپ پہ اگر تنقید کر رہا ہوں اٹ مینس کہ مجھے آپ کی اٹینشن چاہیے. اچھا, میں نے آپ سے اگر بات کرنی ہے تو میں آپ کو ہٹ کروں گا, ٹارگٹ کروں گا, تنقید کروں گا, یہ مجھے نوٹس کریں. پھر زرداری صاحب کو بھی اٹینشن چاہیے. ڈیفینیٹلی جو کل انہوں نے میسج بھیجا کس کے لیے بھیجا تھا؟ اٹینشن لینا چاہ رہے ہیں نا. یہ ایک اور چیز ہے کہ جو ریئیکشن ہے کہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے, ان کی کیلکولیشن جو تھیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی رات کو ٹاک شوز ہوں گے, یہاں پہ میری پارٹی کے لوگ ہوں گے, دوسرے لوگ, میں گلیڈیٹر بن جاؤں گا. یہ اپنے آپ کو گلیڈیٹر بھی کہتے تھے ویسے کسی دور میں. ان کے انٹرویوز آپ پڑھیں تو یہ کہتے تھے میں پیپلز پارٹی کا گلیڈیٹر ہوں, یہ ان کے الفاظ ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات تک جب ٹاک شوز یہاں پہ شروع ہوں گے تو مجھے بہت بڑا ہیرو بنایا جائے گا جس نے آرمی کو ہی ٹیک آن کر لیا ہے. لیکن جو ان سے ان کا ٹریجک ان کا فلاح ہے یا ان کی ایرر آف ججمنٹ ہے, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ جنرل رحیل جو ہیں نہ وہ کیانی ہیں نہ وہ مشرف ہیں. اور جیسے مشرف نے کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ نہ میں جنرل ضیاء ہوں نہ میں جنرل ایوب ہوں, میں ہوں. ایسے ہی میرا خیال ہے ذرا یہ سمجھ لیں کہ جنرل یہ رحیل جو ہیں, جو اب تک کی ان کی ڈیلنگ رہی ہے, جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے, وہ نہ جنرل مشرف ہیں نہ جنرل کیانی ہے. ہر بندے کی اپنی شخصیت ہوتی ہے, ہر بندے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. سو جنرل رحیل کو یہ ریڈ کرنے میں مجھے لگتا ہے, آئی میں بھی رہا اسیسمنٹ ہے, زرداری صاحب نے غلطی کی ہے. وہ ان کی طرح, کیونکہ نہ ان کے کوئی بھائی ہیں جو ٹھیکے لیتے ہوں جیسے جنرل کیانی کے بھائی لیتے تھے, نہ وہ جنرل مشرف کی طرح کو 7-8 سال انہوں نے رول کیا ہوا ہے براہ راست اور مزید پاور انہوں نے کنٹینیو کرنی ہے, لہٰذا وہ NRO سائن کرے ہیں ان کے ساتھ زرداری صاحب کے ساتھ. اچھا, لوگ ان سے تنگ بھی نہیں ہیں ان سے رحیل صاحب سے, کیونکہ رحیل نے کوئی ان پہ رول نہیں کیا ہوا. سو یہ بڑے اہم فیکٹر ہیں جو زرداری صاحب بھول گئے ہیں کہ کیانی صاحب تو آپ سے کچھ لے چکے تھے, وہ 6 سال ان کو مل گئے تھے, ان کے بھائیوں پہ بڑے انتہائی سیریس ان پہ وہ الزامات ہیں. جنرل مشرف صاحب پہ بھی ایک لمبا چوڑا ایک رول تھا, بلکہ اگر آپ کو یاد ہو جنرل مشرف صاحب کے 2007 میں GHQ نے ایک لیٹر جاری کیا تھا, اپنے فوجیوں کو کہا تھا کہ وردی پہن کے آپ مارکیٹ میں نہ جائیں. لوگوں نے مارنا شروع کر دیا تھا. اب یکدم آج دیکھیں کہاں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں. سو یہ پالیسیز ہم نے ماضی میں دیکھی ہیں. سو یہ جو ان جنرل رحیل کے بارے میں ان کی اسٹڈی ہے, یا تو وہ یہ سمجھے ہیں کہ میں شاید اتنا بڑا ان کو بمبارڈمنٹ کروں گا تو وہ ڈر جائیں گے کہ دیکھو جتنی بڑی پارٹی ہے, پاکستان بند کرا دے گی, ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گی, ہمیں راہ کی تھریٹس آپ نے سنی ہوگی ساری. بالکل. سو یہ چیزیں میرا خیال ہے, اینڈ آئی وش کہ جیسے انہوں نے کل تقریر کی ہے نا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا یہ فوج کی, ایسے جب اور آپ 3 سال کے لیے, ہم ہمیشہ کے لیے ہیں. وہ تو خیر اب ان کا تکبر میں کہہ سکتا ہوں, اس سے بڑی بات بٹ یہ جو مفاہمتی سیاست پہ اور مفاہمتی عمل پر اتنا بلیو کرتے ہیں زرداری صاحب, یہ مفاہمتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے, جمہوریت کو ڈیریل نہ ہونے دیکھنے کے لیے, زرداری صاحب نے جو نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا تھا لاسٹ ایئر جب یہ دھرنے کا ہم پورا ایک مارچ دیکھ رہے تھے, انقلابی مارچ اور یہ تبدیلی مارچ, آج نواز شریف صاحب ان سے انکار کرتے ہیں ملنے سے, تو یہ مفاہمتی سیاست جو ہے یہ کہیں آپ کو ڈسکنیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کہیں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ پالیٹکس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں سیاست کے نہ سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, یہ انٹرسٹ ہوتے ہیں.
कोई परमानेंट बेड फेलोज नहीं होते। अच्छा, लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात से इनकार किया है, ये क्या उनका पर्सनल स्टांस था, पार्टी स्टांस था, या उनके एडवाइजर्स उनको? नहीं, ये एज ए वजीर आज़म पाकिस्तान उन्होंने इनकार किया ना। इस वक्त वो कुछ भी वो ये आप नहीं कह समझते सकते। उनके वुज़रा ने उनको नहीं मशवरा दिया होगा? उनके लिए नहीं, उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें इसाक डार साहब थे, हसन इकबाल साहब थे, उसमें परवेज रशीद साहब थे और ये ख्वाजा आसिफ साहब थे। उन्होंने डिस्कशन की है कि क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए कि हमें इनवाइट करना चाहिए। वैसे मीटिंग जो है ये पहले से तय थी, ये नहीं थी, ये पहले से आना था। सो ये कल जब शाम उन्होंने आके तकरीर की है, उसके बाद सिचुएशन बदली है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये फैसला करना था कि इस चेंजिंग सिचुएशन के बाद हमें जरदारी साहब को वेलकम करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर हाउस। अगर हम करते हैं तो GHQ इसको कैसे देखेगा, पाकिस्तानी अवाम कैसे देखेगी, मीडिया कैसे देखेगा, ये समझा जाएगा। चाहे हो सकता है नवाज शरीफ साहब उनको बुरा भला कहते हैं मीटिंग में, लेकिन आम तस्वर तो ये जाता है कि उन्होंने बुला के थपकी दी है कि शाबाश वाह जी, जो बातें मैं करना चाहता था, जो मेरा दिल चाहता है, जिस तरह मुझे फौज ने कॉर्नर किया हुआ है, जो बातें मैं नहीं कह सकता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वाह जी जरदारी साहब आपने कह दे दिए और मेरा दिल जीत लिया है। सो ये चीज़ें जो है नवाज शरीफ साहब के लिए सियासी खुदकशी होती। अगर आज वो उनको बिठा के इतनी बड़ी एक जो उनकी गुफ्तगू थी, उसके बाद अगर वो खाने खिलाते उनको थपकियां लगाते, उनको गले लगाते, एक दूसरे को मुस्कुराते या प्लेजेंट्री वहाँ पे अगर एक्सचेंज करते, सारे डायरेक्शन, मेरा ख्याल है वो GHQ को अफेंड करना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते। सर आज कैंसिल हुई है, कल भी मुलाकात हो सकती है, परसों भी मुलाकात जल्दी मेरा ख्याल नहीं होगा, नहीं करेंगे मुलाकात, नहीं ख्याल अभी नहीं होगा ये। थैंक यू सो मच क्लासा साहब फॉर जॉइनिंग अस। अब क्या सच है और क्या झूठ, और कौन बेगुनाह है कौन गुनहगार, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम की टीम रलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।